आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ का, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, हालांकि इसके पहले जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, फिर से सर्किल पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, पिछला जो हमारा 2 चैप्टर था उसमें कहीं पे कोई डाउट था? पूरा क्लियर हो चुका था ना? चलो ठीक है, आज का हमारा नया चैप्टर शुरुआत होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इनटू वेरिएबल्स। ये है एनसीईआरटी में, इसका नाम यही लिखा हुआ है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लेकिन आप इसको कभी कभी प्यार से सिंपली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल भी कह सकता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चूंकि एनसीईआरटी में यही नाम है तो हम लोग इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये पहली बात तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि देखो, जो कुछ हम लोग 9th क्लास तक पढ़ते आए थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग मेनली क्या पढ़े थे? उसमें किसी एक वेरिएबल का हमको वैल्यू निकालना पड़ता था, या फिर x का, या फिर p का, या फिर q का, किसी का भी एक ही निकालना पड़ता था ना। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, यानी कि 2 अल्फाबेट होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोगों को वही चीज़ करना पड़ेगा जो कि हम लोगों को बेसिक चीज़ समझना पड़ता है आखिर पहले। जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ा, तो प्रोबेबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा, है ना। उसके बाद फिर सर्कल हम लोगों ने पढ़ा, तो सर्किल के बारे में भी कुछ हम लोगों ने जाना था सबसे पहले क्लास में। उसी प्रकार से जब हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि लीनियर क्या है, इक्वेशंस क्या है, लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये सारा कुछ क्या है, ये हमको मालूम करना पड़ेगा। पहले मालूम होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग बना पाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको मालूम ही नहीं है कि लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, मालूम ही नहीं, तो फिर ये चैप्टर तो कंफ्यूजन में चल जाएगा, है ना। फिर ये चैप्टर तो कॉमा में जाएगा ही जाएगा, आप भी कॉमा में चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको कि हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाएंगे, अपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज को, तो कहीं पे भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम देखने को ना मिले। कोई दिक्कत नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमारा है, सबसे पहला टर्म जो है वो है हमारा वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल। देखो, वेरिएबल वर्ड जो निकला है ना, वो एक शब्द से निकला हुआ है जिसका नाम है वेरी, VARY, और इसका मतलब होता है चेंज। वेरी का मतलब चेंज, मतलब कि ये एक ऐसा वैल्यू होगा जो कि बार बार चेंज हो सकता है, जिसका वैल्यू जो है ना बार बार चेंज हो सकता है। एग्जांपल देखो और समझ में आ जाएगा। जैसे x, एग्जांपल में x, y, z, p, q, a, b, c एटसेट्रा। इस प्रकार का आपको मिला होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, कुछ ना कुछ तो मिला होगा। इसी का हम लोग कुछ वैल्यू निकालते थे। तो ए से लेकर जेड तक जो भी आपका अल्फाबेट है, जो भी है, वो सारा का सारा हमारा वेरिएबल कहलाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये निकला हुआ वेरी, सबसे वेरी मतलब वेरिएबल, इसका मतलब होता है चेंज, जो कि चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन आपने बनाया, उसमें एक्स का वैल्यू आ गया मान लीजिए 2। दूसरा क्वेश्चन बनाया, उसमें एक्स का वैल्यू आ गया 4। तीसरा क्वेश्चन बनाया आपने, उसमें एक्स का वैल्यू आ गया 8। तो क्या यहाँ पे हर बार वेरिएबल का वैल्यू जो है ना वो चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। वेरिएबल तो हमारा सेम है, एक्स एक्स एक्स, तो दिक्कत नहीं। लेकिन इसका वैल्यू देखो तो 2, 4, 8 बार बार चेंज हो रहा है ना। इसीलिए वेरिएबल जो होता है ना वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है, वो बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से पहला सवाल बनाए, मान लो पी का वैल्यू आ गया 9, फिर से दूसरा सवाल बनाए, पी का वैल्यू 10 आ गया, फिर तीसरा सवाल बनाए, पी का वैल्यू 49 आ गया। ये सब क्या है हमारा? ये हमारा जो p है, ये x है, ये हमारा क्या एक वेरिएबल है जिसका कि वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी, यानी कि चेंज
हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ना उसका वैल्यू बार बार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वेरिएबल हमारा क्या हुआ, ए से लेकर जेड तक जो भी है वो सारा का सारा हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो कहीं पे भी सवाल में आपको ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू वी कुछ भी मिल जाए, समझ जाएंगे कि वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसका वैल्यू बार बार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के बाद हमारा आता है सेकंड में कांस्टेंट। नाम सुने होंगे कांस्टेंट, या फिर हम लोग कभी कभी इसको प्यार से सिंपली कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बोलो या फिर कांस्टेंट बोलो, बात सेम है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखो वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल है हमारा जो कि हर बार चेंज हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का वैल्यू चेंज हो सकता है। लेकिन कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं बदलेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिख लो डू नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज होगा ही नहीं होगा, बदलाव इसमें कुछ आएगा ही नहीं आएगा। एग्जांपल देखो 2 4 6 8 5 9 4/9 6/13 एटसेट्रा। क्या इसका वैल्यू आप बदल सकते हैं क्या? क्या 2 के बदले में आप कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी भी नहीं बदल सकता है। चाहे आप इसका वैल्यू अमेरिका में लिखिए, चाहे इंडिया में लिखिए, चाहे पाकिस्तान में लिखिए, 2 का वैल्यू 2 ही रहता है, उसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ और आ सकता है, हमारा x का वैल्यू हमारा बदल सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन ये जो होता है ना हमारा, ये कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। 2 के बदले में आप 3 नहीं लिख सकते हैं, 4 के बदले में आप 8 नहीं लिख सकते हैं, 6 के बदले में आप 13 नहीं लिख सकते हैं। ये चेंज नहीं होता है, ये सेम रहता है, ये फिक्स रहता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म्स। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें, कहीं पे भी कोई समस्या? तो जहां पे भी सवाल में आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाए अल्फाबेट ए बी सी डी ये सब एक्स वाई जेड, तो वहां पे समझ आना वो वेरिएबल है जिसका वैल्यू बार बार चेंज हो सकता है। और उसके बाद जहां पे भी आपको ये नंबर जैसा कुछ देखने को मिल जाए, वहीं पे आप समझ जाएंगे कि हमारा कांस्टेंट टर्म है या फिर कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा टर्म्स। टर्म्स क्या है, समझते हैं टर्म्स को। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, combination of variable and constant are known as terms। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जरा देखो तो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर दीजिए, एक साथ जोड़ दीजिए, हमारा टर्म बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल 4x, 3y, 9z, 13p एटसेट्रा। क्या ये हमारा जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये हमारा टर्म्स का एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है। क्यों बिल्कुल है? क्योंकि यहाँ पे सब लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का आपस में मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, हमारा टर्म बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा 4 क्या हो गया भाई, 4 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। लेकिन ये x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। उसी प्रकार से हमारा कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। समझ गए बात को? तो जब भी आपको सवाल में इस प्रकार का देखने को मिल जाए तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये हमारा क्या है, टर्म्स है, मतलब कि एक इसमें वेरिएबल होगा तो दूसरा हमारा इसमें कांस्टेंट होगा। कोई डाउट इसमें? अब समझ में आ गया, कहीं पे कोई समस्या नहीं ना। तो ए बी सी डी जहाँ पे मिल जाए वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा, और जहाँ पे आपको कुछ नंबर देखने को मिल जाए हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और जहाँ पे इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया हुआ मिल जाए इस प्रकार से, ये हो गया हमारा टर्म्स। तो ये हो गया हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस प्रकार से। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। टर्म्स के बाद है हमारा
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर known as algebraic expressions। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? क्या लिखा हुआ देखो तो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टर्म्स हमारा क्या होता है? टर्म्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 4y, चलो इतना ही रहने दो अभी फिलहाल। क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या एग्जांपल है? ये जरा देखो तो, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा दो टर्म मिला हुआ है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, 9y प्लस 12z, क्या ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है? आगे बढ़ते हैं फिर, 13p माइनस 17y, क्या ये भी एक एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? आगे बढ़ते हैं फिर, 14x प्लस 7y माइनस 7, क्या ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये सारा का सारा हमारा क्या है? टर्म्स है ना। और टर्म्स को जब हम लोग प्लस या फिर माइनस के साथ आपस में कंबाइन कर देते हैं तो हमारा हो जाता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो या तो प्लस या फिर या तो माइनस के साथ उसको कंबाइन किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करने वाला कौन है? प्लस का साइन है। इन दोनों को कंबाइन करने वाला कौन है? प्लस का साइन है। इन दोनों को कंबाइन करने वाला कौन साइन है? माइनस है। या इन दोनों को इन दोनों को कंबाइन करने वाला प्लस है और इन दोनों को कंबाइन करने वाला माइनस है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ठीक है, आपने कहा कि ये हमारा टर्म है, इसमें हमारा ये कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, इसमें भी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे तो आपने एक चीज गलत कर दिया। क्या कर दिया गलत भाई? ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये तो हमारा क्या है? केवल कांस्टेंट। तो क्या ये हमारा टर्म हुआ? कैसे टर्म हुआ? वेरी गुड, x का पावर 0 है। समझ गए? तो ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ पे इसको समझते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है? x है। यहाँ पे हमारा क्या है? 14 कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा एक टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और टर्म, हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। तो ये हमारा टर्म हो गया, ये भी हमारा एक टर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे तो केवल कांस्टेंट दिख रहा है हमको। लेकिन मालूम करो चैप्टर पावर वाला, एक्सपोनेंट वाला, एक्सपोनेंट चैप्टर, उसमें क्या लिखा हुआ था? जैसे यहाँ पे, यदि यहाँ पे, अच्छा ये एक बात और, यदि कोई नंबर रहता था, यदि उसका पावर 0 रहता था तो कितना होता था? 1 होता था ना। अब जब इस 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल हमारा x का पावर 0 है। समझ गए बात को? क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और 1 में आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा। समझ गए बात को? तो जहाँ पे इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाए, आप समझ जाएंगे कि वो हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब कोई पूछ दे कि बेटा बताओ, ये तो हमारा केवल कांस्टेंट ही दिख रहा है, ये तो वेरिएबल इसके साथ है नहीं, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म? तो बताना पड़ेगा कि अंकल जी देखिए, हम लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि यदि किसी का पावर यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 7 के बगल में पावर कितना है? x का पावर 0 है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से आप जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक
टर्म हो गया, ठीक है। बस x का पावर 0 यहाँ पे इनविजिबल है, हम लोग देख नहीं पाते हैं उसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो है ना, कोई डाउट इसमें। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंबाइन करने का काम कौन करता है, जल्दी बोलो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कंबाइन करने का जो काम करता है वो प्लस या फिर माइनस करता है, ठीक ना, कोई डाउट इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर चौथा नंबर हो गया। चौथा के बाद पांचवा है हमारा, पांचवा है लीनियर। चलो अब जरा हमको कोई बताओ लीनियर का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का पावर 1 यही होता है ना। चलो लीनियर, LINEAR, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर 1, यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका कि पावर कितना हो या फिर डिग्री कितना हो, 1 हो। समझ गए। चलो लिखते हैं यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर, या फिर आप डिग्री बोल दीजिए, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिले, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आपको देखने को मिले, और यदि उसका पावर 1 है, यानी कि डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर यदि 1 है, तो आप क्या समझेंगे, वो लीनियर है। क्या है, लीनियर है। कोई दिक्कत है इसमें। आप जैसे देखो, क्या ये हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये हमारा एक एग्जाम्पल लीनियर का हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो x वेरिएबल का पावर कितना है यहाँ पे, 1 है, इसका भी कितना है, 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी, हालांकि इसका तो 0 है। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे जो आपको हर चीज देखने को मिल रहा है, इन सभी का पावर कितना है, 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारा का सारा हमारा क्या है, लीनियर है, ठीक है। केवल अभी लीनियर बोलेंगे, इक्वेशन अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इक्वेशन अलग चीज होता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा कितना, चलो यही एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं लीनियर का, क्योंकि इसका भी पावर कितना है, 1 ही है ना। ये हमारा एग्जांपल था इसका, ये एग्जांपल इसका, और ये एग्जांपल इसका। कितना है, 3x प्लस 4y है ना, ठीक है। आगे 9y प्लस 12z, आगे 13p माइनस 17y एटसेट्रा, आगे भी हो सकता है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया लीनियर का, यानी कि जिसका पावर कितना होता है, केवल 1 होता है। अच्छा एक जरा बताओ हमको, क्या ये हमारा, क्या ये हमारा एक लीनियर का एग्जांपल है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पावर 2 है। लेकिन यदि हाँ लीनियर यदि आपको करना है तो पावर कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा एक लीनियर का एग्जांपल नहीं है, कोई डाउट इसमें। आगे बढ़ते हैं, फिर पांचवा हो गया। छठा हमारा चीज है यहाँ पे, छठवां चीज है हमारा यहाँ पे इक्वेशंस। इक्वेशंस, देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखो क्या लिखा हुआ, बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या, इक्वालिटी मतलब दोनों में बराबरी, और दोनों के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम चाह रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो मैथ बराबर करने के लिए क्या देता है, एक साइन देता है, इक्वल टू का साइन देता है। तो यदि आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उन दोनों के बीच में एक इक्वल टू का साइन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, चलो एग्जांपल फिर से ले लेते हैं हम लोग। चलो मान लो, हालांकि ये केवल एग्जांपल है, हालांकि ये यहाँ पे होगा नहीं, केवल एक एग्जांपल है, ठीक है ना। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9y प्लस 12z, ये केवल एग्जांपल है, समझ के बात को, केवल एग्जांपल है। अब ऐसा नहीं कहना कि तो बराबर है, हो ही नहीं सकता, हाँ बराबर नहीं है, हमको मालूम है,
लेकिन ये केवल एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसमें हमारे पास टर्म्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। उसी प्रकार से क्या ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। तो क्या दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन नजर आता है? यही हमारा इक्वल टू का साइन क्या है? इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो जब भी आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिले और उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हमेशा क्या समझेंगे? वो इक्वेशन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? इक्वेशन का बात कर रहा है। और ये जो इक्वल टू का साइन आपको दिख रहा है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन, यानी कि इक्वालिटी कह लीजिए आप। दोनों के बीच में क्या कर रहा है? इक्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो। यही हो गया हमारा इक्वेशन। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? तो अब जरा बताओ, यदि आपको साबित करना हो इक्वेशन, इक्वालिटी साबित करना हो, तो आपके पास कम से कम कितना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए? 2, क्योंकि एक के बीच में आप बराबरी साबित नहीं कर सकते हैं। यदि आपको बराबरी साबित करना है तो कम से कम 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। समझ गए? क्योंकि हम लोग कंपेयर कब करते हैं? 2 रहता है, 2 ही के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे ना, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन एक के बीच में तो कभी कर नहीं सकते हैं। इसीलिए यदि आपको कभी भी इक्वेशन पूछा जाए तो आप क्या समझेंगे कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उन दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन होगा। कोई डाउट इसमें? अब कोई समस्या? अब चलो, अब हम लोग अपने चैप्टर के हेडिंग पे नजर डालते हैं। क्या लिखा हुआ है? पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा। पेयर ऑफ लीनियर। लीनियर का मतलब क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका कि पावर कितना हो? 1 हो। कोई दिक्कत इसमें? तो लीनियर हो गया। इक्वेशन मतलब क्या? इक्वल टू का साइन होगा। अब जरा देखो यहाँ पे, पहले ही यहाँ पे कह दिया है पेयर मतलब कि 2 जोड़ा होना चाहिए। किसका जोड़ा होना चाहिए? लीनियर भी होना चाहिए प्लस इक्वेशन का भी होना चाहिए। मतलब कि 2 जोड़ा होना चाहिए, वो भी किसका? जिसका कि पावर कितना हो? 1 हो, और दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन हो। ठीक है, चलो। क्या यहाँ पे हमारा ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये जो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे पहले देखो, पेयर। पेयर का मतलब 2 जोड़ा। एक जोड़ा ये हो गया हमारा, एक जोड़ा ये हो गया हमारा, दोनों जोड़ा हो गया। पेयर ऑफ लीनियर मतलब कि पावर 1। क्या इन इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है? बिल्कुल है। उसके बाद इक्वेशन, क्या इन दोनों के बीच में इक्वालिटी है? बिल्कुल है। इन 2 वेरिएबल, 2 का मतलब 2, वेरिएबल का मतलब क्या? ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। तो 2 वेरिएबल होना चाहिए। देखो तो जरा यहाँ पे ध्यान से, कहाँ गया हमारा एक्स वाई जेड, ये सब है हमारा। तो क्या यहाँ पे 2 वेरिएबल है हमारा? हालांकि यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक एक्स है, वाई है और एक जेड है। ये केवल एग्जाम्पल के लिए था, है ना। चलो एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए हम लिख ही देते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं डायरेक्ट। एक एग्जाम्पल ही लिख देते हैं यहाँ पे 7 नंबर में एग्जाम्पल। ये केवल समझने के लिए था ये वाला, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग किसका लिखने जा रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। चलो, 4x + 5y इज इक्वल्स टू 7x + 13y। अब जरा देखो, क्या ये हमारा पूरा का पूरा एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि पेयर भी होना चाहिए, यानी कि 2 जोड़ा होना चाहिए। वो भी किसका जोड़ा? 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया और ये हमारा एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लीनियर मतलब क्या? जिसका पावर केवल कितना हो? 1 हो। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर में यदि कहीं पे आपको पावर यदि 2 दिख जाए, 2 पावर यदि दिख जाए, तो समझ जाएंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एग्जांपल है ही नहीं। समझ गए बात को? क्योंकि उसमें पावर 1 हो गया, वो लीनियर नहीं हो जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर भी हो गया। उसके बाद इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या? इक्वालिटी। क्या इन दोनों के बीच में इक्वालिटी है? बिल्कुल इक्वालिटी है। इनटू वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल आपके पास कितना होना चाहिए? 2 वेरिएबल होना चाहिए। देखो तो, एक एक्स है, एक वाई है, एक्स है, वाई है, तो 2 वेरिएबल हो गया हमारे पास। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोगों को हमेशा 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ता है। क्लास 9 तक आप केवल एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकालते थे, या तो एक्स का, या तो वाई का, या तो जेड का, या तो पी का, या तो क्यू का, या तो ए का, या तो बी का, या तो सी का, या फिर किसी का भी। लेकिन अब हम लोगों को क्लास 10 में हमेशा 2 वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। समझ के बात को? बाकी बनाने का जो तरीका था वही क्लास 9 वाला ही है, वही क्लास 8 वाला ही है। बस इसमें हम लोगों को 2 वेरिएबल निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है बस।
और बाकी जो कॉन्सेप्ट आप पिछले क्लास में यानी कि नीचे क्लास में जो आप सीखे हुए हैं छोटे क्लास में, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है। समझ के बात को, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एग्जाम्पल, दोनों हो गया हमारा। ये दोनों हमारा क्या एग्जाम्पल है? टू वेरिएबल का हो गया। इसमें हमेशा हमारे पास दो जोड़ा होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? पेयर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि आखिर हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर को, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है इसमें, वो है हमारा बाय ग्राफिकल मेथड। क्या है? बाय ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ग्राफ पे करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद सेकंड तरीका जो है वो है बाय कौन सा तरीका? बाय अलजेब्रिक मेथड। बाय अलजेब्रिक मेथड। ये दो तरीका हमारे पास है इस चैप्टर को सॉल्व करने का। ठीक है, तो पहला हमारा ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमारा अलजेब्रिक मेथड, और लास्ट में जो आपके बुक में दिया हुआ है वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है ना? वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो हमारा जो ये चैप्टर है मेनली वो 3 पार्ट में बटा हुआ है ना? हालांकि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आपको बीच बीच में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में बीच बीच में मिलता रहेगा, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, किस हिसाब से चलेंगे? पहला हमारा ग्राफिकल मेथड है, फिर अलजेब्रिक मेथड है, उसके बाद फिर हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम लोग चलेंगे किस हिसाब से? हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड वाले से, है ना? हालांकि पहले आप ग्राफिकल मेथड को भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग पढ़ो या फिर RS अग्रवाल पढ़ो या फिर RD शर्मा पढ़ो, उसमें पहले ग्राफिकल मेथड ही दिया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले अलजेब्रिक मेथड को बनाएंगे, यानी कि अलजेब्रिक मेथड से किस किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने सवालों को, उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड को हम लोग पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड को बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम। कोई डाउट नहीं? तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा? सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर ग्राफिकली करेंगे, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। इन दोनों में से आप किसी को भी पहले कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ग्राफिकल कीजिएगा, ग्राफिकल में कॉन्सेप्ट अलग है, अलजेब्रिक को कीजिएगा, अलजेब्रिक में कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक ना? लेकिन हाँ, इन दोनों का जो बेस है वो बेस आपका ये 7 पॉइंट तक है। 1 से लेकर 7 पॉइंट तक यदि आपको मालूम चल गया कि किसको क्या कहते हैं, तब तो फिर ये चैप्टर एकदम हलवा है, कुछ है ही नहीं उसके बाद। समझ के बात को? तो हम लोग पहले अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अलजेब्रिक मेथड को। ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे ग्राफिकल पे, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए क्लास ओवर किया जाए। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।